सो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिविल लर्निंग हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पे डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हो, तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ और रिलैक्सेशन मेथड के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आप न्यूमेरिकल देख ही चुके हो कि हमारा न्यूमेरिकल है 9x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 50, x प्लस 5y माइनस 3z इक्वल्स टू 18 एंड माइनस 2x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल्स टू 19। तो आज हम इस न्यूमेरिकल में, इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कैसे करें वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये वीडियो। शुरू करते हैं इस वीडियो का सॉल्यूशन। और हमने यहाँ पे लिख लिया है सॉल्यूशन और आगे अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसमें हम पहले देखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है उसमें डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश करता है या नहीं। तो डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या है वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है, हम पहला इक्वेशन जब देखेंगे तो उसमें हमारा x का जो कॉफिशिएंट होता है, जो आगे वाला कांस्टेंट, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। कांस्टेंट सबसे बड़ा होना चाहिए, बाकी दोनों का सम से बड़ा। तो देखो -2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये -1 बन रहा है पर ये 9 है। तो यहाँ पे डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी फर्स्ट इक्वेशन में इस्टेब्लिश हुआ है। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, हम y के लिए देखेंगे, y का जो कॉफिशिएंट होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए बाकी दोनों के सम से। तो देखो 5 बड़ा है ये 1 और -3 से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे 7 बट जो कि बड़ा है ये -2 और 2 से, ठीक है। दोनों का सम करके देखेंगे और तो यहाँ पे ये डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश हो गया। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को रिलैक्सेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, जो हमें इक्वेशन दिया रहेगा उसका हम सबसे पहले रेसिडुअल फॉर्म लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द रेसिडुअल फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन इज। रेसिडुअल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, अब देखो हम लिखेंगे रेसिडुअल इक्वेशन को, हम मान लेते हैं कि पहला वाला इक्वेशन का रेसिडुअल फॉर्म हमारा R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जितना भी R1 इक्वल्स टू लिखेंगे, ये जो तीनों टर्म्स है ना इसको इस साइड ले जाएंगे। तो 50 के इस साइड ले जाएंगे तो हमारा ये 50 ऑलरेडी इस साइड है ही, और ये 9x पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो ये -9x हो जाएगा। वैसे ही ये -2y है तो इधर जाके +2y हो जाएगा, और ये +z इधर जाके -z हो जाएगा। सिमिलरली हमारा R2 देखेंगे तो R2 के लिए R2 क्या हो जाएगा 18, और ये x पॉजिटिव है तो -x हो जाएगा, +5y है तो इधर जाके -5y हो जाएगा, और -3z है तो इधर जाके +3z हो जाएगा। ये हमारा R2 हो गया रेसिडुअल 2। और वैसे ही रेसिडुअल 3 हमारा क्या हो जाएगा 19, और ये 2x नेगेटिव है तो इधर जाके +2x -2y और -7z हो जाएगा। ये हमारा रेसिडुअल फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। रिलैक्सेशन मेथड में हमें एक टेबल बनाना होता है जिसमें हम रेसिडुअल फॉर्म को और इंक्रीमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे रेसिडुअल्स और इंक्रीमेंट्स। फिर हम एक टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 3 ठो कॉलम बनाएंगे हम और 3 ठो रॉज बनाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, अब रेसिडुअल्स को हम ऊपर लिख रहे हैं, यानी कि रेसिडुअल्स हमारा R1, R2 और R3 है। सिमिलरली हमारा इंक्रीमेंट को डिनोट करते हैं हम ΔX, ΔY और ΔZ से। अब हम क्या करेंगे, देखो इस कांस्टेंट को छोड़ के जो कॉफिशिएंट्स है वेरिएबल्स का, उसको हम हॉरिजॉन्टली जो है इक्वेशन में उसको हम वर्टिकली लिखेंगे। तो देखो ये -9 यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर ये +2 इधर लिखा जाएगा, और ये -1 इधर लिखा जाएगा। एक और चीज़,
अगर हमारे इक्वेशन में डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी ऊपर नीचे होता है, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन मानो ये इधर ऐसा रहता है, ये इक्वेशन यहाँ पे रहता है और ये इक्वेशन यहाँ पे रहता है, और हमारा डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 की जगह पे रहता है और ये 2 की जगह पे रहता है, तो क्या होता डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी हमारा y के लिए वैलिड होता है यहाँ पे, और ये वाला सेकेंड वे हमारा x के लिए वैलिड हो रहा था, हम उसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन के बाद फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, हम इसको अरेंज करके लिखते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो रहेगा उसमें हमारा x का कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा, सेकेंड इक्वेशन में हमारा y का कोफिशिएंट बड़ा होगा, और थर्ड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट बड़ा होगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है, ख्याल में रखना है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, ये x है तो -1 हो जाएगा हमारा, सिमिलरली ये -5 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये -2 हो जाएगा, -2 और ये -7 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट आइट्रेशन अब लगना स्टार्ट होगा। तो हम फर्स्ट आइट्रेशन और एप्रोक्सीमेशन, वो कोई दोनों चीज़ें में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एप्रोक्सीमेशन ही, क्योंकि हम एप्रोक्सीमेट ही कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आएगा फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन एनी टाइम हम क्या करेंगे, 0 0 लेंगे। ठीक है, पुट फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 हम लेंगे। तो देखो जो हमारा इक्वेशंस ये जो था तीनों इक्वेशन, इसमें हम x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 रखते हैं। मानो फर्स्ट इक्वेशन में हमने रखा तो हमारा r1 का वैल्यू कितना आएगा, 50 आएगा, क्योंकि ये बाकी तीनों इक्वेशन 0 बन जाएगा, क्योंकि हम x, y और z का वैल्यू 0 रख रहे हैं। सिमिलरली r2 की बात करें तो r2 का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 18 आएगा, क्योंकि ये तीनों 0 बन जाएगा, क्योंकि हम x, y, z का वैल्यू 0 रख रहे हैं। सिमिलरली r3 का वैल्यू हमारा क्या होगा, 19 आएगा, क्योंकि 0 रखने से ये तीनों 0 होने बन जा रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे बड़ा हमारा r1, r2 और r3 में सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, 50 है। ठीक है, 50 यानी कि क्या हो गया, तो देखो हमारा जब r1 का वैल्यू 50 है तो हम r1 के कॉलम में देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो देखो हमें उस टाइम बड़ा देखते वक्त हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इन r1 के कॉलम में सबसे बड़ा 9 है। हम माइनस साइन प्लस साइन को कंसीडर नहीं कर रहे, बस हमें जो नंबर है उसको हम देख रहे हैं। तो 9 सबसे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इंक्रीमेंट फाइंड करना होगा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे सिंस r1 इज मैक्सिमम देयरफॉर, अब r1 सबसे बड़ा है तो r1 के कॉलम में सबसे बड़ा हमारा 9 है, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारा क्या है, डेल x है। तो डेल x इक्वल्स टू हमारा जो वैल्यू है r1 का, उसको हम डिवाइड करेंगे कितना से, 9 से। ठीक है, 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इतना करने से हमारा डेल्टा x का वैल्यू आ जाएगा 5.56। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमारा अब क्या होगा वो देखो, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो इस बार देखो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमारा क्या होगा, जो r1, r2 और r3 है, ये जो पहला वाला हमारा था ना वैल्यू, जो ऊपर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो हमारा r1, r2 और r3 का वैल्यू आया था, वो हमारा सेकेंड वाला में अब यूज़ होगा। देखो तो हम क्या करेंगे, r1, r2, r3 और हमारा इंक्रीमेंट था डेल x, तो जो हमारा पहला वाला वैल्यू था r1, r2, r3 का, वो हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। 50, फिर हमारा था 18, फिर हमारा था 15। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो अब इस इक्वेशन को भी हम देखेंगे और यहाँ पर भी हम काम करेंगे। तो देखो हमारा क्या है, डेल एक्स में इंक्रीमेंट हुआ है, तो डेल एक्स में इंक्रीमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, और हम क्या करेंगे, ये y और z वाले को कंसीडर नहीं करके जो इक्वेशन में हमारा x वाला टर्म से, वहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना, डेल x का जितना हमारा वैल्यू है x की जगह पे वो लिखेंगे, और y और z को यहाँ पे हम नहीं लेंगे।
ठीक है, यही प्रोसीड्यूर है इसका। तो क्या करेंगे, -9 टाइम्स 5.56। सिमिलरली यहाँ पे है -x यानी कि 5.56, देख रहे हो। फिर यहाँ पे है -2x टाइम्स 5.56, ठीक है। तो इतना करने से हमारा ये जो वैल्यू है ये 0.0 कुछ आएगा, ठीक है, 0.00 कुछ आएगा, तो वो इक्वल्स टू 0 ही कंसीडर करके ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। नहीं बिलीव होता तो मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। देखो क्या होता है, हम क्या करेंगे 50 -9 टाइम्स 5.56 करेंगे। देखो तो ये हमारा क्या हो गया, 0.04 आया, यानी 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे कुछ नंबर आएगा 0 पॉइंट कुछ डिजिट आया फिर ठीक है, नहीं तो उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, R2 का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारा 12.44 आएगा। सिमिलरली R3 का वैल्यू हमारा आएगा 30.12। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो इन तीनों में चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। तो मैक्सिमम हमारा ये R3 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मैक्सिमम इज R3 कितना है 30.12। तो देखो R3 में अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नेगेटिव साइन को नहीं देखना है, याद रखना है आप लोगों को, नेगेटिव साइन को हम कंसिडर करेंगे, बस नंबर को देखेंगे। नंबर सबसे बड़ा क्या है, 7 है। 7 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा इंक्रीमेंट क्या है, डेल जेड है, तो हम यहाँ पे डेल जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेल जेड का वैल्यू हमारा क्या होगा 30.12, और इसको हम डिवाइड करेंगे ये वैल्यू से, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने से हमारा क्या होगा, डेल जेड बराबर कितना आएगा 4.30। और हाँ, अब अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि हाँ ये हमें अप्रोक्सीमेशन कितना तक करना है, तो हमें अप्रोक्सीमेशन तब तक करना है जब तक ये इंक्रीमेंट का वैल्यू 0 के नियरेस्ट नज़दीक पास में ना आ जाए, ठीक है। 0.0 कुछ आने लगा वहाँ तक हम रोक सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको 13 अप्रोक्सीमेशन करना होगा। 13-14 जब अप्रोक्सीमेशन जब आप करोगे तो उतना तक आपका जो एग्जैक्ट आंसर चाहिए उतना आने लगेगा, ठीक है। तो अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो एक बार फिर से हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए R1, R2 और R3 लिख लेंगे। फिर हमारा जो वैल्यू आया था R2 में, R1, R2 और R3 का, वो वैल्यू लिखेंगे। तो पहले हमारा 0 है, फिर 12.44 है, ठीक है। फिर हमारा 30.12 है, ठीक है। अब देखो R2 में हमारा इंक्रीमेंट क्या था, डेल जेड था, ठीक है, डेल जेड था। तो हम इस बार अब इक्वेशन में ये x और y को यूज़ नहीं करके हम क्या करेंगे, z वाला करेंगे। तो देखो ये हमारा -z है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और इंक्रीमेंट डेल जेड हमारा क्या था 4.3 था, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -4.3। फिर आगे हमारा क्या है +3z, यानी कि +3 टाइम्स z इक्वल्स टू 4.30, ठीक है। -7z हमारा क्या होगा 4.30, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से ये हमारा -4.30 आ जाएगा। यहाँ से आएगा हमारा 25.34, और ये नियर अबाउट 0 आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे 0.02 आएगा कैलकुलेट करने से, तो इसको आप 0 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब इन तीनों में सबसे बड़ा हम देखेंगे क्या है, ये 25.34 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम इज R2 इक्वल्स टू 25.34, ठीक है। तो अब हम R2 में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, -5 है, यानी कि 5 है, यानी कि डेल y है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल y इक्वल्स टू 25.34 डिवाइड बाय 5 करेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइन एक बार फिर से हम नहीं कंसिडर करना है, तो यहाँ ऐसा करने से हमें ये 5.068 आएगा। डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट तक कंसिडर करना है, ठीक है। फिर अब डेल वाई आ गया, तो हम अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर से हम R1, R2,
R3 लिखेंगे, ठीक है। और इतना करने से अब हमें जो R1 R2 और R3 का वैल्यू आया था थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, वो वाला पहले लिख लेंगे, -4.30, ठीक है, 25.34 और ये हमारा 0 है, ठीक है। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हमें डेल वाई है, ठीक है, डेल वाई है, तो अब हम डेल वाई यानी कि हम एक्स और जेड वाले को भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमें वाई के साथ क्या है, पॉजिटिव +2y है, यानी कि +2y यानी कि 5.068 हो गया, ठीक है। -5y यानी कि -5y यानी कि 5.068 हो गया, -2y यानी कि 5.068 हो गया, ठीक है। अब इतना करने से हमें फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा +5.836 बनेगा, ठीक है। फिर ये हमारा आएगा नियर अबाउट 0 यानी कि ये 0 हो गया, और ये हमारा -10.136 आएगा। अब इन तीनों में देखेंगे तो सबसे बड़ा ये है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। देखो तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम इज R3 इक्वल्स टू -10.136, और इसको फिर हमें डिवाइड करना है किस चीज़ से, तो R3 में सबसे बड़ा हमारा 7 है, तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा जो कि नेगेटिव आएगा, -1.448 आएगा। तो देखो एक बार फिर से मैं रिकल कर देता हूँ, हमारा क्या है, देखो सबसे पहले मैंने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट किया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में एक्स वाई और जेड को मैंने 0 सब्स्टिट्यूट करके जो सबसे बड़ा था वो हमने लिया, और फिर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आया हमने वहाँ का इंक्रीमेंट फाइंड आउट किया। देख रहे हो आप यहाँ पे R1 बड़ा था, R1 के कॉलम में मैंने चेक किया, R1 के कॉलम में सबसे बड़ा हमारा क्या वैल्यू था। उस टाइम कॉलम में जब हम देखेंगे तो साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। कॉलम में जब हम देखेंगे तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बस जो बड़ा नंबर है उसको हमें लेना होगा। तो यहाँ पे 9 बड़ा था, ये 9 के कॉरस्पॉन्डिंग में डेल एक्स था, तो डेल एक्स के लिए मैंने इसको 50 को डिवाइड कर दिया 9 से, तो 5.56 आ गया। वैसे ही अगर हम ऐसे यही स्टेप करते गए हैं, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा फ़र्क क्या आ गया है, देखो R3 का वैल्यू हमारा नेगेटिव आया था, तो इस बार भी हम जब इसमें R1 R2 और R3 में सबसे बड़ा जब फाइंड आउट करेंगे तो उस टाइम भी हम क्या करेंगे, उस टाइम भी साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो R1 R2 और R3 में जब हम साइन कंसीडर नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये R3 सबसे बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमारा R1 R2 और R3 का सबसे बड़ा फाइंड आउट करने के बाद जब हम उसको इंक्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो इंक्रीमेंट के लिए क्या होगा, ये जो हमारा इंक्रीमेंट है R3 में हमारा क्या है, डेल जेड है, ठीक है। डेल जेड का इंक्रीमेंट है, डेल जेड इक्वल्स टू -10.3136 डिवाइड बाई 7 है, ठीक है। डेल जेड का इंक्रीमेंट आया है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो माइनस साइन था, तो इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, जो R1 और R2 और R3 का जो वैल्यू था उसका हम साइन लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव था तो नेगेटिव लिया मैंने, फिर जब हम इसको डिवाइड करना था तो इस बार फिर से हमने टेबल से ये 7 वाला वैल्यू उठाया है, तो उसका साइन हम नहीं लेंगे, ठीक है, उसका साइन मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो फिर ये हमारा -1.448 आया। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही सॉल्व करना है मेरे रिलैक्सेशन मेथड का। जब आप एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे खुद से इसके बेसिस पे तो आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगा, फिर मैं आपको 1 बाय 1 सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो एक बार और देखते हैं, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में हमारा क्या है, ये हमारा डेल जेड का वैल्यू आया, यानी कि एक्स और वाई वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे फिर से। तो R1 R2 और R3 जो वैल्यू आया है पहले वो हम लिख लेंगे 5.836, फिर 0 और -10.136, ठीक है। अब हम क्या करना है, डेल जेड यानी कि क्या है, माइनस जेड है तो माइनस, और जेड का वैल्यू क्या है, -1.448। सिमिलरली ये हमारा +3z है तो +3 टाइम्स -1.448 हो गया, ठीक है। और -7z यानी कि -7 टाइम्स z यानी कि -1.448 हो गया। तो इस सभी को सॉल्व करने से हमारा फाइनल वैल्यू आएगा R1 और R2 और R3 का, वो आएगा 7.284। सिमिलरली ये आएगा हमारा -4.344, और ये हमारा आएगा
0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से सबसे बड़ा, साइन को कंसिडर नहीं करेंगे बड़ा ढूंढते वक्त, तो सबसे बड़ा हमारा ये है, ठीक है, R1 है, तो मैक्सिमम इज R1, और R1 वाले कॉलम में हमारा डेल एक्स है, तो डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इस बार हम ये साइन 7.284 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम 9 से, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा आएगा ये 0.809। अब ये देख रहे हो आप, इंक्रीमेंट का वैल्यू हमारा छोटा होते जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, फिर 6th अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, ठीक है। 6th अप्रोक्सीमेशन अब कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा ये है 6th अप्रोक्सीमेशन। 6th अप्रोक्सीमेशन में मैंने क्या किया, जो हमारा R1, R2 और R3 का वैल्यू आया था 5th अप्रोक्सीमेशन में पहले नोट कर लिया। फिर हमारा इक्वेशन अनुसार -9 टाइम्स ये जो इंक्रीमेंट हमारा 5th अप्रोक्सीमेशन में आया था उसका हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया उसको। और प्रोसेस वही है जो हमने पहले करते हुए आए। तो देखो हमारा जो R1 और R2 और R3 का वैल्यू आया इक्वेशन अनुसार वैल्यू रखने के बाद, इंक्रीमेंट का वैल्यू रखने के बाद, ये इन तीनों में हमने चेक किया कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा चेक करते वक्त हम साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो ये सबसे बड़ा है इन तीनों में, तो ये आया, तो ये सबसे बड़ा है R2। और R2 में हमारा क्या था, डेल वाई। तो डेल वाई को हमने क्या किया, उसमें कॉलम में देखने के बाद इंक्रीमेंट का जो सबसे बड़ा वैल्यू था 5, उससे हमने इसको डिवाइड करके इतना आया, ठीक है। अब देखो ये जब आया तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हमने क्या किया, 7th अप्रोक्सीमेशन में जो R1 और R2 और R3 का वैल्यू जो 6th अप्रोक्सीमेशन में आया वो पहले मैंने लिख दिया। फिर इक्वेशन अनुसार अगर 2y है तो 2y, ठीक है, और ये -y था सेकेंड इक्वेशन में, तो वो हमने +2y था तो +2 टाइम्स y का वैल्यू, ये इंक्रीमेंट वाला लिखा हमने। फिर -5 टाइम्स x, -5 टाइम्स y होगा सेकेंड इक्वेशन में, तो -5 टाइम्स y का वैल्यू, डेल y का वैल्यू जो था वो लिखा मैंने। ऐसे सॉल्व करते गया। फिर इन तीनों में देखो ये सबसे बड़ा है तो यहाँ पे डिवाइड किया हाईएस्ट वैल्यू से, जो हमारा टेबल बनाया था उससे 7 जो था उससे हमने डिवाइड करके ये आया हमारा। फिर हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया, ऐसे ही करते गए हमारा। तो 11th अप्रोक्सीमेशन में देखो हमारा डेल एक्स का वैल्यू जो है वो सबसे छोटा आया है 0.103। तो हम एक और अप्रोक्सीमेशन और देख देते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो आप इतना करके एक्स, वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और नहीं तो आप 1-2 और अप्रोक्सीमेशन कर दोगे तो वो और अच्छा माना जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 12th अप्रोक्सीमेशन में चलते हैं। प्रोसेस हमारा एक बार फिर से सेम रहेगा। क्या करेंगे इस बार हम 12th अप्रोक्सीमेशन में, तो हम R1, R2 और R3 लिखेंगे, और ये जो हमारा वैल्यू आया है वो लिखेंगे, और जो हमारा इंक्रीमेंट है अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो देखो हमारा 12th अप्रोक्सीमेशन अब हम कैसे करते हैं। हम अप्रोक्सीमेशन 12th किए 13, 14, 15, 16 किए हैं, और प्रोसेस वही है। देखो हमारा जो R1, R2 और R3 का वैल्यू जो 11th में आया था हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ठीक है। फिर हमारा 11th R1 में डेल एक्स का वैल्यू, इक्वेशन वैल्यू सबसे बड़ा, मतलब डेल एक्स आया था तो डेल एक्स का वैल्यू हमने यूज़ किया है, और इक्वेशन में जो था -9x, तो x की जगह पे हमने ये यूज़ कर लिया है, ठीक है। वैसे ही हम 13, 14, 15, 16 तक करते गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो जो हमें अब x का वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, समेशन डेल x होता है। तो जितना भी हमने अप्रोक्सीमेशन किया है उस सभी में जो हमारे जहाँ डेल x का वैल्यू आया था वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। और फिर सबको सम करके हमें x का वैल्यू मिल गया है। सिमिलरली y बराबर होगा समेशन डेल y, जो हमें डेल y का जितना भी वैल्यू हमें आया है अप्रोक्सीमेशन में, सारा हमने यहाँ पे नोट किया। फिर उसको सम करके जो हमारा फाइनल वैल्यू आया सम करने के बाद वो हमारा y का वैल्यू हो जाता है। सिमिलरली ये z का वैल्यू हो जाता है समेशन डेल जेड, मतलब जितना भी डेल जेड का वैल्यू है हमने सभी को सम करके ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।